नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आर लायबिलिटीज़ दैट may be incurred by an entity depending on the outcome of an uncertain future event. For example, a company may be fighting a court case which may result into substantial loss for the company. In case in the case is lost, these liabilities are not recorded in a company's account and generally recorded in the notes to accounts. तो आमतौर पे क्या होता है कि कंटिजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि फिक्स नहीं होती हैं, या कि हम या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो कभी भी इनकर्ड हो जाती हैं। तो इनको कभी भी कंपनी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर कंपनी ने किसी और के ऊपर केस कर रखा है और अगर वो केस हार गई और उसमें अगर लॉस हुआ, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके की लायबिलिटी है जो कंपनी को पे करनी है। तो इसको कंपनी जो बैलेंस शीट है उसमें लिखा नहीं जाएगा, बल्कि जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के। सबसे पहले हमारा आउटस्टैंडिंग लॉ सूट्स, डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज़, गारंटी प्रोवाइडेड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के। While most of the management would always be positive and state that they don't see the liability settling against them, one is always better off looking at the quantum, especially in comparison to the size of profit and loss statement and its balance sheet. If the size of the contingent liabilities is large in comparison to the profit and loss statement and the balance sheet of the business, one needs to exercise caution with analyzing the business. तो जब भी मैनेजमेंट इस बारे में बात करे तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट क्या अपना ओपिनियन दे रहा है और रियलिटी क्या है। मतलब अगर वो कह रहा है कि हाँ कि जो हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी है वो कम है, या फिर हमें नहीं लगता कि कोई कंटिजेंट लायबिलिटी हो सकती है, तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कि जो मैनेजमेंट है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये एक खतरे की घंटी है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ कि वो जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ऑनेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको थोड़ा। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। Simply stating any asset or liability that does not appear on a company's balance sheet is an off-balance sheet item. For example, loans taken are part of a liability in the books of the company. Operating lease, which is an alternative way of financing an asset, is an off-balance sheet item. Contingent liabilities, as defined above, are also off-balance sheet items. Similarly, if a company has entered into a derivative contract to trade or hedge its position, that will not appear on the balance sheet and would be covered as a note to accounts in the annual report. Given that existence of so many businesses worldwide has been threatened by the derivative transaction, it is critical for an analysis to analyze all the off-balance sheet items in great details. While positive surprises in terms of off-balance sheet items are fine, negative ones are the risks and should be dealt within a great details by the analyst. तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसको जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं या फिर जो उनकी जो शेड्यूल्स वगैरह हैं उनके अंदर लिखा जाता है। तो इनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, जैसे कि डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। तो ये भी एक तरीके क्या है, ये भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। तो ऑफ बैलेंस शीट जो आइटम्स हैं उनके ऊपर भी हमारी जो नज़र है वो रहनी चाहिए और हमें कंपेरिजन करना चाहिए कि जो हमारी जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर जा रहा है फिर नहीं जा रहा, या फिर कंपनी है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना गया है, वो कम है या फिर ज़्यादा है। Accounting policies. There are multiple ways to account for an item, and it is critical for an analyst to know what methodology a company has adopted to account for an item. For instance, for depreciation, companies may choose between a straight line method of depreciation or
written down value method of depreciation. Accounting policies of the company as defined in the annual report would define how that item is treated by the company. In other words, accounting policies are the way a company accounts for various items in profit and loss statement and balance sheet. Accounting policies are important for an analyst to understand as there are different ways of accounting for a single item and analysts should know how a particular business is treating that item. Companies are also required to mention clearly if there is any change in the accounting policy in comparison to previous year. If a company is continuously changing its accounting policy, maybe company is trying to manipulate the financials. तो फाइनेंशियल्स सॉरी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, ये एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है. देखिए होता क्या है कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और उनको निकालने के अलग अलग मेथड हैं और अलग अलग बिजनेस के लिए एक आइटम अलग अलग हो जाता है, मतलब उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिया डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है तो उसमें बहुत सारे मेथड दे रखे हैं. तो जितने भी बिजनेस हैं उनको कोई ना कोई मेथड अडोप्ट करने की ज़रूरत है. आमतौर पे वो SLM या फिर WDV मेथड यूज़ करते हैं. तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी किस आइटम के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, मतलब कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी वो फॉलो कर रही है और क्या उसने वो अकाउंटिंग पॉलिसी उसने चेंज करी है फिर नहीं. और अगर वो लगातार हर साल वो चेंज कर रही है तो यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर है. मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ की कंपनी कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है, ऐसा हमें सिग्नल मिलता है. क्योंकि देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, सॉरी जो लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, और कई बार जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंपनी कौन से यूज़ कर रही है और कौन से पर्टिकुलर आइटम के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज डिफाइंड अबव आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. Notes to accounts provide detailed information on the items covered in the financial statements. Information in the notes include the accounting policies followed, the method for estimating the value of the assets in the balance sheet, basis for classification of assets, valuation of investments, method of recognizing revenues and booking costs, details of foreign currency transaction, changes if any in accounting policies, contingent liabilities and other information that may have a bearing in correctly interpreting the company's financial statements. अब होता ये है कि जो बैलेंस शीट है वहाँ पे हमें एक आइटम का जो टोटल या फिर जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो हमें पता चलता है, लेकिन उस आइटम में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हमें डिटेल में जानना है तो जो उसका नोट्स टू अकाउंट्स होता है या फिर जो शेड्यूल होता है वो हमको देखना ज़रूरी है. तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कि उस पर्टिकुलर आइटम में कौन कौन चीज़ें इंक्लूड है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन अफेक्टिंग टू कंपनीज. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और wholly managed and controlled in India are taxed on the basis of income earned by them worldwide. Companies that are not resident in India as defined above are taxed only for the India-specific income. Corporate profits computed after deducting business expenses and other specified items are taxed at the applicable rate. The current rate of tax is 30% for Indian companies and 40% for foreign companies. A surcharge of 10% and education cess of 3% is also applicable. A surcharge of 5% applies if the income exceeds rupees 10 million and 10% if it exceeds rupees 100 million. A minimum alternative tax is applicable at 18.5%
if company's tax liability is less than 18.5% of the book profit. Dividends paid by a company are subject to dividend distribution tax currently at 15%. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं और पूरी तरीके से वो इंडिया में ही रन हो रही हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो टैक्स चार्ज है वो लगेगा 30%. सपोज दैट एक कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है, अब उसकी और भी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसने जितनी भी इनकम जनरेट करी है, अब वो इंडिया में हो या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, उस पर उनको 30% जो है टैक्स वो पे करना पड़ेगा. लेकिन यहीं पर अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में है, तो उसको सिर्फ इंडिया से जो उसने इनकम जनरेट करी है सिर्फ उसको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत है, जो कि अभी ये 14%. अब इसके ऊपर उनको एक सरचार्ज भी देना पड़ता है, ठीक है, जो कि हमारा है 10%. और उसके अलावा एजुकेशन सेज, यानी अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज के तो 30% प्लस 10% हमारा सरचार्ज हो गया, प्लस एजुकेशन सेस हो गया हमारा 3%. अब यहाँ पर ये जो सरचार्ज है वो बढ़ भी सकता है, ठीक है, अगर कंपनी की इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा ऊपर आ जाती है, तो वहाँ पे वो कितना बढ़ेगा, तो बढ़ेगा 5%. यानी कि 10, अगर इनकम 10 मिलियन से ऊपर चलेगी तो 10 + 5 यानी कि 15% हो जाएगा. और अगर मान लो वो 100 मिलियन से अगर वो ऊपर चली गई तो वहाँ पे उनको देना पड़ेगा 10%. और यहाँ पे एक चीज़ और है, ए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इज एप्लीकेबल एट 18.5%, यानी कि जो मैट है वो भी एप्लीकेबल है. अब इसके अंदर इनका जो सैस जो उनका सरचार्ज है प्लस जो सैस है वो इंक्लूड होगा. इफ़ ए कंपनीज टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट. अब यहाँ पे बात आती है कि डिविडेंड की, कि कंपनीज को डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ता है. तो बुक में यहाँ पे लिखा है 15%, यानी कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड देती है तो वहाँ पर उनको 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है. लेकिन अगर हम अभी की बात करें सन 2020 की, तो अभी क्या हो गया है कि ये गवर्नमेंट ने कर दिया ख़त्म. यानी कि अगर कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो कंपनी को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो उनके शेयर होल्डर है उनको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. The government may provide fiscal incentives to boost economic growth through lower tax rates or tax holidays or other similar incentives. For example, the reduction available on taxable income for expenses incurred for skill development project or agriculture extension project, installing plant and machinery over rupees 1 billion, capital expenditure for setting up cold storage facilities for agriculture produce, developing affordable housing projects, expenses for scientific research and others. Sometimes differentiation in the tax policies such as taxation rate in a special economic zone versus what a business pays outside the says could create lots of differentiation among businesses. Analysts should understand the basic tax structure and how taxation can affect the businesses at a broad level. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स वगैरह भी देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि छूट वगैरह भी देती है बिजनेसेस को उनके टैक्स रेट्स में. वो डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से वर्क कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम बात करें R&D के लिए क्या आते हैं, अब मतलब अगर R&D के लिए गवर्नमेंट कोई अपना पैसा खर्च करती है तो वो टैक्स फ्री होता है. या फिर अगर मान लीजिए अगर कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है तो उस केस में जो भी वो खर्चा करेंगे तो वो हमारा मतलब उसके ऊपर उनको कोई टैक्स देने की उनको ज़रूरत नहीं है, उस पर उनको रिडक्शन मिल जाती है. और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे क्या कहते हैं अगर वो खर्चा करती हैं तो उनको वहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलता है. तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम समझ लें कि कंपनी अच्छा अगर इतना अर्न कर रही है तो उसको इतना
टैक्स पे करने की ज़रूरत है, टैक्स रेट अभी चल रहा है, सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा, सैस, और अगर वो ये एक्टिविटी करेगी तो हो सकता है वहाँ पर उनको डिडक्शन भी मिले. सो देयर आर अलॉट्स ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल लुकिंग एट फाइनेंशियल्स. Financial statement analysis can be intimidating if the terminologies are not known. However, the same numbers become addictive if the language is understood. Numbers can be made to look good by making assumptions or by creative accounting. Qualification of auditors in notes to accounts are a very useful part of the annual report. तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो कुछ नंबर ऐसे होंगे, यानी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हमको देखने को मिलेंगी जो नहीं होंगी. तो यहाँ पर आपको जो जो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, यानी जो कुछ जॉर्गन्स हैं, उनको आपको समझना ज़रूरी है. कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए हैबिचुअल हो जाएंगी, यानी कि आप उनको देखते समझ जाओगे हाँ अच्छा ये तो ये चीज़ है. एंड वन मोर थिंग आपको देखनी है कि जो ऑडिटर है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है. वैसे आमतौर पे तो मतलब जो CA फर्म होती हैं वही होती हैं ऑडिटर्स. तो अगर आप ये भी अगर आप चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी कि हाँ कि वो अपना काम कैसे करती हैं. चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड कैन लीड टू कंफ्यूजन वाइल कंपेयरिंग previous year's numbers. Similarly, one of items can increase or decrease profits, and if these are not studied properly, the entire analysis can change. तो आपको अकाउंटिंग पीरियड भी देखना ज़रूरी है कि क्या अकाउंटिंग पीरियड वो चेंज कर रहे हैं फिर नहीं. देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का भी हो सकता है, और 1 जैन से लेके 31 दिसंबर का भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल पीरियड की, तो फाइनेंशियल पीरियड हमारा वही होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च. तो कई बार क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड भी वो चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कंपेयर करने में आपके लिए दिक्कत आ सकती है. तो आप ये ज़रूर देख लें कि जो अकाउंटिंग पीरियड है क्या वो चेंज हुआ है फिर नहीं. Consistent performance year after year is what is best for the investors. A company which continues to grow in sales, increase profits, increase net worth, reduce debt, improve margins, and finally improve return on net worth for the investors is one which will create a value over the long term. तो अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आपको कुछ कंसिस्टेंसी दिख रही है, अब हो सकता है वहाँ पे जो कंपनी की सेल हो वो बढ़ रही हो, साथ ही साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हो, नेटवर्थ बढ़ रही हो, डेट रिड्यूस हो रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है जो कि कंसिस्टेंट हो रही हैं. अगर ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, नेटवर्थ हो गई, ठीक है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है. अगर इनमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऊपर नीचे हो रही हों, ठीक है, तो उनके जो रीजंस हैं वो जानना ज़रूरी है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ बिजनेस the past through quantitative lenses. The financial performance numbers of a company as presented in the financial statements can be used to calculate ratios that give a snapshot of view of the company's performance. The ratios of a company have to be seen in conjunction with industry trends and historical average. This financial statement analysis can be broadly classified into several categories as follows: profitability ratios, return ratios, leverage ratio, liquidity ratio and efficiency ratios. तो यहाँ पे हम ये जानने वाले हैं कि जो रेशियोज होती हैं वो हमारे एनालिसिस में वो कैसे काम आती हैं और हम उसकी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं. तो जो रेशियोज हैं उनकी जो कैटेगरी है वो 5 है. तो पहली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरी हमारी रिटर्न रेशियो, तीसरी हमारी लिवरेज, फिर लिक्विडिटी रेशियोज, फिर है हमारी एफिशिएंसी रेशियोज. अब इसमें भी आपको 2-3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिफाइन हाउ प्रॉफिटेबल द ऑपरेशंस of the company are on per rupee of sales basis.
It is evident that if the industry is very competitive and there are pricing pressure on the business, profitability will suffer. However, if the business is unique with significant entry barriers, or if it is an initial entrant in a sunrise industry, profitability of the business would be high. A very high level of profitability will not sustain over a long period. With new entrants and competition, revenues and profits will moderate. The profitability of a company can be evaluated at each level of penal statement. The two main parameters of profitability are EBITDA margin and net profit margin, or profit आफ्टर टैक्स मार्जिन. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें ये बताती है कि जो कंपनी का जो ऑपरेशन है, यानी कंपनी की जो मेन एक्टिविटी है, ठीक है ना, तो वो प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है एज पर देयर सेल्स. यानी कि अगर कंपनी अगर 1 रुपये की अगर सेल कर रही है तो उस पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर कंपनी अगर सेल कर रही है और तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो कितना है, ठीक है, और क्या वो इंक्रीज हो रहा है हर साल या फिर नहीं. तो देखिए यहाँ पे क्या कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस होते हैं, अगर वो ऐसा है कि उनकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे घुसना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या हम मतलब उस इंडस्ट्री में एंटी बैरियर्स हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है और कंसिस्टेंट बेसिस पे कर सकती है. और अगर मान लीजिए और अगर वहाँ पर एंट्री बैरियर्स नहीं है तो कंपनी किस तरीके से सफ़र कर रही है और कैसे कॉम्पीट कर रही है. तो यहाँ पे जो रेशियोज़ हैं वो आपको दो मेन कैटेगरी में देखने को मिलेगी. तो पहला हमारा है EBITDA मार्जिन, दूसरा है हमारा NPM बोल सकते हैं या फिर आप पैट मार्जिन बोल सकते हैं. तो हम पहले देखते हैं कि जो EBITDA मार्जिन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. EBITDA margin. This ratio is useful in finding out the profitability of the company purely based upon its operations and direct cost. It is calculated as EBITDA margin equal to EBITDA divided by net sales. तो EBITDA margin को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए EBITDA, फिर उसके बाद चाहिए हमें नेट सेल्स. तो पहले हम समझते हैं कि EBITDA क्या है. EBITDA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है. तो ई का मतलब है अर्निंग, बी का मतलब बिफोर, आई का मतलब है इंटरेस्ट, और टी का मतलब है टैक्स, डी का मतलब है डेप्रिसिएशन, एंड ए का मतलब है अमोर्टाइजेशन. यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अर्निंग, लेकिन उसमें से क्या आते हैं, आपको जो इंटरेस्ट है, जो टैक्स है, और जो डेप्रिसिएशन है, और जो अमोर्टाइजेशन है वो आपको लेस नहीं करना. तो पहले एक एक करके समझते हैं. देखिए जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पे लेना है हमें फाइनेंस कॉस्ट वाला. और जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही होगा, जो हमारी एसेट्स होती हैं, हम जब भी हम बाय करते हैं तो हम ये जम कर चलते हैं कि हर साल उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी. तो उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कुछ कम कर देते हैं, ठीक है. तो उसके भी अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे SLM हो गया, WDV हो गया, तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करते, हम उनके लिए यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन. तो अमोर्टाइजेशन वर्ड हम यूज़ करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए. इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया. तो इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. तो जब आप अर्निंग में से आप ये सारी चीज़ें आप माइनस नहीं करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा उसे हम बोलेंगे EBITDA. फिर इसको डिवाइड बाय करना आपको नेट सेल से. तो अब हमें अगर EBITDA मार्जिन निकालना है तो हम EBITDA डिवाइड बाय कर देंगे नेट सेल्स, तो हमें हमारा EBITDA मार्जिन निकल के आ जाएगा. अब नेक्स्ट जो रेशियो है हमारी वो है पैट मार्जिन. तो पैट मार्जिन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पैट डिवाइड बाय नेट सेल्स. तो पैट की फुल फॉर्म है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. शेयर होल्डर्स ऑफ ए बिजनेस गेट देयर ड्यूज ओनली एट द एंड, दैट इज आफ्टर पेइंग ऑल द stakeholders including government. Hence they would like to know how much of the business generated by the company actual comes their way.
तो जब एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो वो ये भी जानना चाहेगा कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ। अब अगर वो प्रॉफिट अगर वो बढ़ रहा है हर साल, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल है। तो अगर हमें पैट मार्जिन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैट डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे, यानी प्रॉफिट में से हम जब टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पैट। नेक्स्ट रेशियो हमारी रिटर्न रेशियोज। नेक्स्ट रेशियो है हमारी रिटर्न रेशियोज। वाइल profitability gives a sense of profitability per rupee of sales by the business, they do not communicate anything on the productivity of each rupee invested in the business. This part of allocation of capital and its productivity is captured through comparing profits with the capital employed in the business. Two important ratios to look at here are return on equity and return on capital employed. अब जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है बस वो हमको जो प्रॉफिट है उसके बारे में हमको वो एक छोटा सा हमको एक सेंस देती है, लेकिन वो हमको ये नहीं बताती है कि कंपनी में जो असेट्स इन्वेस्ट की गई हैं या फिर कंपनी ने अपना पैसा जिन असेट्स में इन्वेस्ट करा है वो किस तरीके से यूज़ हो रही हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से वो रिवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम देखेंगे रिटर्न रेशियोज़ के। तो यहाँ पर ये दो रेशियोज़ हैं, पहला है हमारा ROE और दूसरा हमारा ROCE। तो ROE की फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE की फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एन इन्वेस्टर टू स्टार्ट digging for more information about a company. ROE communicates how a business allocates its capital and generates revenue. An efficient allocator of capital would have high ROE and a poor quality of business would have low ROE. ROE sometimes also known as return on net worth. ROE is equal to PAT divided by net worth. तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि कंपनी ने अपनी जो कैपिटल है वो किन किन असेट्स में उन्होंने एलोकेट कर रखी है और वो असेट कितनी उनकी हेल्प कर रही हैं रिवेन्यू जनरेट करने में। तो अगर हमें ये पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम पैट डिवाइड बाय कर देंगे नेटवर्थ। तो पैट का मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर नेटवर्थ अगर आपको जानना क्या है तो वो है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ROE हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही फर्म के लिए अच्छा होगा। ROE इज फर्दर decomposed into 3 steps known as DU point analysis। तो ROE को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो तीन और स्टेप्स में डिवाइड हो सकती हैं, जैसे कि पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू पैट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय नेट वर्थ। या फिर हम चाहें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीपल। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ROE निकल के आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स ROE कंसीडर्स द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, द एफिशिएंसी with which the assets are used by business to generate revenues and financial leverage used by the business। तो ROE हमको ये बताती है कि उस फर्म की जो एफिशिएंसी है यानी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो कितनी है, यानी उस कंपनी का जो मेन जो काम है यानी मेन जो प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है, वो अच्छा है या फिर खराब है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस रेशियो यूजेस EBIT and calculates it as a percentage of the money employed in the firm by way of both equity and debt. ROCE is equal to EBIT divided by capital employed. Capital employed is equal to total assets minus current liabilities or total equity plus total debt. तो हमें अगर ROCE अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें EBIT डिवाइड बाय करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है तो इसलिए क्या करिए, आप टोटल असेट्स में से माइनस कर दीजिए आपकी करंट लायबिलिटीज या फिर टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट। अब आप कहेंगे कि अगर हम टोटल इक्विटी प्लस अगर टोटल डेट को अगर हम
प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो पूरी लाइबिलिटी साइड है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये वो वाली टोटल साइड नहीं लेनी, आपको जो आपकी जो शॉर्ट टर्म डेट है आपको वो लेना है। तो अगर हमारा ROC अगर हमारा ज़्यादा होता है तो ये फर्म के लिए अच्छा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कंपनी की जो 1 रुपये की जो कैपिटल है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से यूज़ हो पा रही है और कंपनी अच्छे तरीके से अपना काम चला पा रही है। नाउ थर्ड है हमारी लिवरेज रेशियोज।